अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल स्टेज के हवाले से पिछले 3 से 4 दिनों की ख़बरें बहुत अहम मेरे नज़दीक हैं और उनको डिस्कस करना आज का मौज़ू है। जो एक अनस्टेबल और वन साइडेड और मेरे ख़्याल में बिल्कुल एक फ़ॉल्स किस्म का जो सीज़फायर एग्रीमेंट हुआ था फ़िलिस्तीन के दरमियान और गासिब इज़राइली रियासत के दरमियान, वो एक तो कॉन्स्टेंटली वायलेट कर ही रही थी इज़राइल, लेकिन ऐसी कोई ग्रॉस वायलेशन नहीं की थी जो उन्होंने पिछले दिनों में कर दिया। लेकिन स्टार्ट करते हैं मार्च 16 से। 16 मार्च को अमेरिकी एयर फ़ोर्स ने एक बड़े मतलब अब्रप्ट और बड़े स्विफ्ट किस्म के एयर स्ट्राइक्स किए यमन के ख़िलाफ़ और स्पेसिफ़िकली यमन के अंसार अल्लाह के ख़िलाफ़, जिनको आम इस्तिलाह में हूथीज़ भी कहा जाता है। हालाँकि उनका जो ऑफ़िशियल नाम है अंसार अल्लाह है। इसके टारगेट्स और कैजुअल्टीज़ को समझते हैं हम। जो एयर स्ट्राइक्स यूएस ने की यमन में, उसमें हूथी लीडरशिप को टारगेट किया उन्होंने बकौल उनके, और 53 के करीब शहादतें हुई हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, और 100 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं। जो लोकेशंस हैं, वो जो कैपिटल है यमन का सना, उसको हिट किया उन्होंने। सादा एक नॉर्दर्न गवर्नरेट है यमन की, हुदैदा, और जो मेन पोर्ट सिटी है स्ट्रेटेजिक उनकी। और अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक, आप लोगों को पता नहीं इसका इल्म होगा कि नहीं होगा, कि एक पॉइंट आया था जब डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर से बैन हो गए थे, इससे पहले कि इलॉन मस्क ने खरीदा था। तो उसके काउंटर में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया था ट्रूथ सोशल के नाम से। तो वो इतने लोगों के साथ पॉपुलर नहीं है, लेकिन फॉर सम रीज़न अमेरिकन सदर जो है वो सिर्फ़ उसी पे अपनी मेन पोस्ट लगाते होते हैं पहले। तो ट्रूथ सोशल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये फरमाया, "Every shot fired by the Houthis will be looked upon from this point forward as being a shot fired from the weapons and leadership of Iran. And Iran will be held responsible and suffer the consequences, and those consequences will be dire." तो इसी पैगाम में इन्होंने एक और बात भी कही थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये है कि जो हूथीज हैं, दे आर सिनिस्टर मॉबस्टर्स एंड थग्स बेस्ड इन यमन। यानी वो मॉबस्टर या गैंगस्टर हैं। और अगर मैं इसको उर्दू में कर दूं तो हर जो फायर हूथी या अंसार अल्लाह की फ़ौज चलाएगी, वो ऐसे देखा जाएगा आज के दिन से आगे कि ईरान ने चलाया उसको, और ईरान ने उसको सपोर्ट किया, और ईरान ने उसको डायरेक्टली सैंक्शन किया। और आइंदा जो भी हूथीज़ या अंसार एक्शन लेंगे तो ईरान को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया जाएगा, और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो अकाउंटेबिलिटी होगी, वो बहुत डायर होगी, और उसके अंदर लीथल फोर्स भी शामिल होगी, यानी कि हम जंग का भी एहतमाम कर सकते हैं ईरान के ख़िलाफ़। ये उन्होंने एक थ्रेट दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। और ये एक थ्रेट, इसका एक पस मंज़र है, वो ये है कि जो इज़राइली लॉबी है, वो और सऊदी लॉबी जो है, जिसके दोनों के बहुत करीब हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन दोनों के नज़दीक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स में से एक थ्रेट जो है वो ईरान है, वो आज़ाद मिस्र है, वो आज़ाद सीरिया है। अब आज़ाद से मुराद यहाँ पे क्या है कि वहाँ अक्सरियत अवाम की पसंद की कोई ऐसी रियासत या हुकूमत कायम हो जाए। जैसे कि आपने शहीद मोहम्मद मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पे देखा कि इजिप्ट के अंदर इज़राइल ने भी और सऊदी अरेबिया ने भी एक एक काउंटर कू को जो आर्मी ने किया, उसको सपोर्ट किया कि यार आप इसको हटाएँ मुर्सी को, जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर है। तो सिमिलरली आप सीरिया के मामले में भी एक पॉइंट तक मुश्तरक पॉलिसी देखेंगे कि बशार अल-असद को नॉर्मलाइज़ करने में अब इज़राइल भी शामिल हो गया था और सऊदी अरेबिया भी शामिल हो गया था। तो लेकिन अब जब ये एक नई रियासत सामने आई है, अभी तो हालाँकि कमज़ोर है सीरिया के अंदर, और इसके बारे में भी हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि ये मुकाबला कर पाएगी इज़राइल के अग्रेशन के ख़िलाफ़। अलबत्ता सऊदी अरेबिया को इसके अंदर अब पोटेंशियल नज़र आ रही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की और इज़राइल की पॉलिसीज़ मुश्तरक हैं, हत्ता कि जब वो एक-दूसरे के ख़िलाफ़ कोलाइड नहीं करती। यानी कि जनरली उनके रीजन के अंदर गोल्स सिमिलर हैं कि ईरान को कमज़ोर कर दो, इराक को कमज़ोर कर दो, कुवैत, बहरीन हमारे ताबे कर दो, वगैरह-वगैरह। लेकिन जब एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि वो दोनों एक-दूसरे के लिए एक्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं, तो अब सऊदी अरेबिया को सीरिया के अंदर वो पोटेंशियल नज़र आ रही है। बहरहाल ईरान से लेकिन मुतल्लिक जो है सोच, वो ट्रंप के अंदर आती है इज़राइली लॉबी से और सऊदी लॉबी से इंतहाई की, लेकिन डबली सो इज़राइली लॉबी से। सबसे ज़्यादा डिज़ायर जो है ईरान के ख़िलाफ़ कि एक आलमी जंग तैयार की जाए जिसमें यूएस जो है वो लीडर हो, वो अमेरिका के अंदर वो इज़राइली लॉबी की ही है। और इसकी आपको गवाही नेतन्याहू की कई तकारीर 90 से आपको मिल जाएंगी, पब्लिक स्टेटमेंट्स, इजरायली फॉर लीडरशिप की स्टेटमेंट से। एपैक जो इसराइल का एक बहुत बड़ा लॉबिंग ग्रुप है अमेरिका के अंदर, ऐसा कोई भी सेनेटर अमेरिका के अंदर जो इजरायली लॉबिंग के पैसे लेता है, और ये पब्लिक
डोमेन की इंफॉर्मेशन है, वो सारे बहुत ज़्यादा चीयर लीडिंग करते हैं और बबांगे दौल कहते हैं कि ईरान को हमने तबाह करना है और ईरान के ख़िलाफ़ हमने खुदा न खास्ता कोई एक्शन लेना है मिलिट्री। तो ये बुनियादी तौर पे ये पस मंज़र है डोनाल्ड ट्रंप की ईरान दुश्मनी या यमन दुश्मनी के लिए। दूसरा पहलू ये है कि सऊदी अरेबिया और यूएई की जो तवील एक जंग रही है यमन के ख़िलाफ़, यमन के मासूम, बहुत ही गरीब, बहुत ही पस्त हाल, यानी यमन मुसलमान ममालिक में से, अरब ममालिक में से बहुत पस्त हाल, बहुत ही गरीब मुल्क समझा जाता है। उसके बावजूद सऊदी अरेबिया और यूएई की जो मुश्तरक जंग थी जिसमें अमेरिका उनका सरगना बना हुआ था, उसके अंदर 4 लाख से ज़ायद, चाहे वो मिलिटेंट हों, फ़ौजी हों या आम सिविलियंस हों, वो शहीद हुए थे यमन के। ये पिछले जो 5, 6, 7, 8 साल चली ये जंग। उस 4 लाख के अंदर से 2 लाख सिर्फ़ ऐसी तादाद है जो भूख और अद्वियात के ना पहुँचने से ये शहादतें हुई हैं। तो बुनियादी तौर पे एक बहुत बड़ा मुहासरा किया गया था सऊदी, यूएई और अमरीकी एयर फ़ोर्सेस और ग्राउंड फ़ोर्सेस की तरफ से यमन का। ग्राउंड फ़ोर्सेस तो ज़ाहिर-ए-वाज़ह सऊदी अरेबिया की थी, बट एयर फ़ोर्सेस मुख्तलिफ़ ममालिक की भी इन्वॉल्व थी। और उस मुहासरे के बायस जो कहत साली, भूख, नंग, अद्वियात की कमी, रिसोर्सेज़ की कमी पैदा हुई थी, उससे जो अमवात, बीमारियाँ, जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में यमन का डिप आया, वो अनइमेजिनेबल रहा है पिछले 8-10 सालों में। और बमबारी के एतबार से, एरियल बमबारी के एतबार से 7 अक्टूबर यानी 8 अक्टूबर से जब से लड़ाई शुरू हुई है इज़राइल के साथ से, गाज़ा की और फ़लस्तीन की, उससे पहले तक सबसे ज़्यादा एरियल बम्बार्डमेंट जो की गई थी अभी तक रिसेंट मेमोरी के अंदर, वो यमन के अंदर की गई थी अमेरिका और सऊदी और इमाराती फ़ौजों की तरफ से। तो और वहाँ पे ये अमवात बमबारी के ज़रिए जो हो रही थी, वो इतनी हाई तादाद में हो रही थी। तो सिर्फ़ इसको जो अगर इस आप कह लें बड़े एक ज़ालिमाना, जारहाना किस्म के वॉर को अगर किसी चीज़ ने एक्लिप्स किया है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जेनोसाइडल मेनिएक जो इज़राइल है बना हुआ है, उसकी जंग ने उसको किया है। यानी अगर कोई कंपैरिज़न किया जाए तो इज़राइल जैसे ज़ालिम से कंपेयर करना अपने ही मुसलमान मुल्कों को यमन के अंदर, तो ये है पस मंज़र अंसार अल्लाह का। अब इस दौरान अंसार अल्लाह एक बड़ी लीथल फाइटिंग फ़ोर्स के तौर पे डेवलप हो गए हैं और प्रैक्टिकली विद ज़ीरो नेवी, यानी किसी नेवी के बगैर उन्होंने काफ़ी इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी इख्तियार कर ली है नेवल ब्लॉकेड्स करने के अंदर। ये है हकीकत सारी। और जो इस एरिया की अहमियत है, वो इज़राइल के लिए और यूरोप के लिए प्राइमरीली एक्सेस पॉइंट है, जो रेड सी का पॉइंट है इनटू एशियन मार्केट, यानी तेल का एक्सेस हो, रिसोर्सेज़ का एक्सेस हो। और यूएस को इस पे डिपेंडेंसी नहीं है, अलबत्ता यूएस इस रास्ते को इस्तेमाल ज़रूर करता है। वो नेवल ब्लॉकेड उन्होंने प्राइमरीली पायरेसी यानी कि प्राइवेटियरिंग या पायरेसी जिसको कहते हैं कि आप जो हमले करते हो छोटी डिंकियों वगैरह से जाकर कब्ज़ा कर लेते हो, हरासां करके ट्रांस शिपिंग लाइन्स की जो बड़ी फ्रेट शिप्स होती हैं, और अंसारुल्लाह ने वहाँ पे एक बड़ा अपना नाम बना लिया है इस चीज़ के अंदर। तो ये एक ग्लोबल ट्रेड को भी थ्रेटन करता है और दूसरा का ये इज़राइल जो इस वक़्त एक बहुत ताकतवर ऑर्केस्ट्रेटर है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के अंदर, यानी मेरे ख़्याल में तो टोटली हाईजैक कर चुका हुआ है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। उसके लिए ये बहुत नुकसानदेह है और वो बहरा अहमर जो है, रेड सी, उसको कंट्रोल करना इज़राइल के लिए पैरामाउंट इम्पोर्टेंस की चीज़ है। और सिमिलरली सऊदीज़ और इमरातीज़ को भी यही थ्रेट महसूस होता है कि हमारे जो ट्रेड राउट्स हैं, हमारे जो ऑयल राउट्स हैं, अगर उनको नुकसान पहुँचेगा तो यहाँ पे स्ट्रेंथन जो होगा वो ईरान होगा विज़ावी टू मकरान। तो 2 ही ये दुनिया में 3-4 जो बड़े कनाल्स हैं, बड़े गुज़रगाहें हैं समुद्री, जहाँ से एक साउथ चाइना सी की है, एक मकरान कोस्ट की अरेबियन सी वाली है जो पाकिस्तान और ईरान में और इंडिया में भी कुछ हिस्सा आता है उसका। एक आपकी हॉर्मुज़ स्ट्रिप है जहाँ से ईरान के ज़रिए अरब के अंदर दाखिला होता है। एक आपकी अल्लाह भला करे ये रेड सी वाली है और एक आपकी ये कनाल सुएज़ है और एक पैनामा कनाल है और बहुत आप हद खींचे तो वो टर्की के अंदर से जो गुज़रने का जो बॉस्फोरस का रास्ता भी है। तो ये दुनिया के 8-10 बड़ी गुज़रगाहें हैं समुद्री रास्तों के एतबार से जो हज़ारों सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें एक बहुत पिवटल पॉइंट जो है वो रेड सी वाला है और इस ज़मीन में आपको ये बताना चाहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यमन के लोगों की बहुत तारीफ़ फरमाई हुई है। उनके ईमान की, उनकी सब्र की और उनकी इस्तिकामत की। तो ये वाक़ई में एक हमारी मुसलमान उम्मत में कौमों में से एक जो एक कौम हो जिनकी आप सबने खुद तारीफ़ की है, तो वो यमन के लोग हैं।
अस्सलाम वालेकुम। लोग बार-बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन-सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ। तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें, जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें 1 साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी हैं, कुछ पॉलिटिकल साइंस की और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। बहरहाल ये अब एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला जारी हो गया और ये एक बेसिकली बिल्ट अप है टू ईरान। और अब ये सिर्फ एक गेम ऑफ चिकन होती है, जिस तरह अंग्रेजी में कहा जाता है कि अगर दो गाड़ियों, ये एक रेस भी हुआ करती थी, लड़के खेला करते थे कि सामने से एक गाड़ी लाता है, दूसरा या ट्रैक्टर एक तरफ से लाता है और जो पहले हट जाएगा वो डरपोक और वो हार गया। जो मतलब टक्कर खाने के लिए तैयार होगा वो जांबाज या वो हीरो या वो विनर हो जाएगा। इसको चिकन की गेम भी कहते हैं। तो अमेरिका एक चिकन की गेम खेल रहा है ईरान के साथ। ईरान डिनाई कर रहा है कि अंसारुल्लाह के साथ हमारा रिलेशनशिप अब इन एक्शंस में नहीं है, हम ये सैंक्शन नहीं करते। थोड़ा सा ईरान एक डिफेंसिव में गया हुआ है। ज़ाहिर बात है उसकी हद तक कतल इम्कान कोशिश होगी डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़े उसको इनवाइट करने के लिए कि अमेरिका का इतना बड़ा हमला आ जाए उसके ऊपर। लेकिन इराक के अंदर भी जो बमबारी रिसेंटली अमेरिका ने किया वो न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर से किया। यानी कि वो इशारा ईरान को क्या कर रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं। इस ज़िमन में ईरान और यमन की लड़ाई जो बनती जा रही है पोटेंशली इजराइल और सऊदी अरेबिया की बहस पे, उसमें मैं ये टकर कार्लसन जो फॉक्स न्यूज़ के एंकर हुआ करते थे और अब इंडिपेंडेंट हैं, मेरी ज़ाती राय में प्रॉबेबली ये अमेरिकन डीप स्टेट के एक माउथ पीस हैं और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत करीब थे। यानी ये डेफिनेटली एक स्पूक या इंटेलिजेंस से इनका ताल्लुक है। मैं तो नहीं बिलीव करता, ये सिर्फ एक जर्नलिस्ट हैं। तो जब ये कोई बात करते हैं तो डेफिनेटली एक हिस्सा जो है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का, उसकी फॉरेन पॉलिसी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं या डोमेस्टिक पॉलिसी को भी। It's worth pointing out that a strike on the Iranian nuclear sites will almost certainly result in thousands of American deaths at bases throughout the Middle East and cost the United States tens of billions of dollars. The cost of future actions of terrorism on American soil may be even higher. Those aren't guesses. Those are the Pentagon's own estimates. A bombing campaign against Iran will set off a war and it will be America's war. Don't let the propagandists lie to you. अब इन्होंने क्या फरमाया? इन्होंने पेंटागन की जो स्टेटमेंट्स आई थी और डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स आई थी उसके ज़िमन में, अब ज़ाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप की जो कैंपेन है उसके अंदर भी दो धड़े हैं, एक इजराइल कैंप है और एक जो है वो ज़्यादा रशिया और अमेरिका अलाइंड कैंप है। यानी पेंटागन की क्या स्टेटमेंट आई है कि पेंटागन इज़ कमिटेड टू यूजिंग ओवरवेलमिंग लीथल फोर्स अगेंस्ट द हूथीज अंटिल द अटैक्स सीज। और ईरान के ख़िलाफ़ भी यही थ्रेट जो है कहा कि रीजनल स्ट्रेटजी का हिस्सा है ईरान की कि वो हूथियों को सपोर्ट करते हैं और इसके जवाब में यूएस जो है ईरान रिलेशनशिप को हम टर्मिनेट करके ईरान के ख़िलाफ़ भी एक जंगी महाज खोल लेंगे। इन स्टेटमेंट्स को जवाब देते हुए टकर कार्लसन साहब जो बहुत बड़े एंकर पर्सन हैं, मेरे ख्याल में एक स्पूक हैं, एक एजेंट हैं किसी एक धड़े के यानी सरकारी मीडिया हैं ये, एक धड़े के अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप के कैंप में भी है, जो एंटी इसराइल लॉबी है, चाहती है कि इसराइल के साथ अब जान छुड़ाई जाए। ये कहते हैं कि अमेरिका की हज़ारों की तादाद में अमेरिकन फ़ौजियों की अमवात होंगी ईरान की रिटेलिएशन। सारी बात है ईरान छोटे छोटे मिलिटेंट हमले और मिज़ाइल हमले कर पाएगा, ईरान के बस कैपेबिलिटी है। अरब ममालिक में जहाँ जहाँ पे अमेरिकन बेसिस हैं वहाँ पे हज़ारों की तादाद में इनकी फ़ौजियों की अमवात होंगी, कत्ल होंगे वो। और कई दर्जनों बिलियन डॉलर का नुकसान होगा उस जंग में इंगेज करना। सारी बात है ईरान जब मिसाइल मारता है तो फिर ये एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय करेंगे, वो लाखों डॉलर की एक मिसाइल होती है वगैरह वगैरह। तो फिर इस लड़ाई के अंदर ईरान जो है वो अमेरिका की नेटिव सॉइल के ऊपर एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को भड़का के वहाँ पे अपने स्लीपर सेल इस्तेमाल करके नेटिव टेररिज्म भी इंक्रीज़ करेगा, मजहबी हो या नए लिसानी हो या जो भी किस नौयत का हो। ये सब हकायक है वो कहते हैं। और ये जो बॉम्बिंग कैंपेन हम यमन और ये ईरान के ख़िलाफ़ चलाना चाहते हैं, ये अमेरिका की एक नई जंग छेड़ देगा, जैसे कि इराक और अफ़गानिस्तान की जंगें थीं। और वो अमेरिका की ही जंग होगी जो प्रोपेगेंडा करने वाले इज़राइल के हक़ में
चाहे सियासतदान हो, चाहे मीडिया में चीयर लीडर बने हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट्स पर मत जाएँ, अमेरिका इस जंग में नहीं दाखिल होना चाहता। ये इनका कहना है। तो ये है सूरत हाल ईरान और यमन की जहाँ तक ताल्लुक है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे। अभी तक किसी की ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई जो दिल खुश कर दे। लेकिन 18 मार्च को 2 दिनों के अंदर-अंदर यानी 16 और 17 को ये हमले हुए और 2 दिनों के अंदर-अंदर अभी बताया जा रहा है कि अमेरिका की रज़ामंदी के साथ नेतन्याहू ने टोटली सीज़फायर को वायलेट कर दिया फ़िलिस्तीन के अंदर। और इनफैक्ट जो 19 मार्च का दिन है, वो सबसे ज़्यादा अमवात के एतबार से, शहादतों के एतबार से नंबर्स वाइज़ सबसे बड़ा दिन था, सबसे खौफ़नाक दिन था। और उसके 1 दिन के अंदर उन्होंने 400 से ज़ायद लोग शहीद कर दिए गज़ा के अंदर। और ये 18 मार्च को और 19 मार्च को उसका फिर फ़ॉलो-अप फिर मज़ीद बमबारी हुई है और आज जनाब 19 मार्च की हम शाम को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप ये प्रोबेबली हाँ, या आप 8 बजे तक देख लेंगे। तो ऐज़ ऑफ़ नाउ 415-20 के करीब लोग शहीद हो चुके हुए हैं। पता नहीं कितने दर्जनों, सैकड़ों जो हैं वो ज़ख्मी हैं और ये सिर्फ़ 1 डेढ़ दिन की बमबारी जो इज़राइल ने अब गो अहेड लिया है, क्योंकि रीजन के अंदर इज़राइल ने अमेरिका अपनी लॉबी के ज़रिए पटका लिया और डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो कि वादे करके आया था एंटी वॉर और मैं गाज़ा का मसला रिज़ॉल्व करवाऊँगा और यूक्रेन का वगैरह-वगैरह, वो एक नई आलमी जंग को तैयार करने के लिए वो नज़र आ रहे हैं और वो बिल्कुल एक उन्होंने अपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया अपने मैंडेट को। अभी तक यूएन वगैरह वही टटरमेलियाँ, गुटरेस ने कहा डीपली वेरी डीपली एंड थॉरोली व्हाट अ शेम। सब की वो स्टेटमेंटें वेंटमेंटें आ गई हैं, दे आर ऑल बुलशिट मेरे नज़दीक। दे हैव नो वैल्यू बिकॉज़ यूएस ने साबित कर दिया है कि और अमेरिकन एम्पायर ने और नेटो एम्पायर ने और इजरायली कॉलोनियल एंटिटी ने एस्टैब्लिश कर दिया कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर वाज बुलशिट। ये पिछले 50-60 साल की एक्सपेरिमेंट वाज अ फेलियर फ्रॉम द स्टार्ट। फेलियर टू लॉन्च वाला हिसाब था। फिनिशिंग स्टार्टिंग लाइन पे ही एक निफाक था। एक बराबरी का तसव्वुर नहीं था। यूरोप और यूरोपियन कॉलोनियल प्रोजेक्ट्स जो थे वो स्पेशल थे। वो मावराए इंसानियत, मावराए लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, मावराए इंटरनेशनल लॉ, मावराए एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव मेट्रिक थे। और उनके मज़े और गुलछर्रे जो हैं उनके मुकाबले में जब हम मस्कीन, हकीर, ब्राउन, येलो, घटिया रंगत के, घटिया मज़हबों के, घटिया कौमियतों के लोग उनके सामने आएँगे, तो हमारे सर के ऊपर वो पैर रख के हमें कुचल देंगे कॉकरोच और कीड़े-मकोड़े की तरह। ये वो साबित उन्होंने किया है। और जैसे कि हर कॉलोनियल एंटिटी के साथ होता है, पिछले 50-60 साल में जो उनकी अवाम ने भी मज़े और गुलछर्रे किए हैं, वो भी उनसे अब छीनेंगे। बिकॉज़ एक एम्पायर के अंदर कॉन्सन्ट्रेशन जो होती है, वो ऊपर हो ही जाती है वेल्थ की पिरामिड के टॉप पे, एपेक्स पे। और वो फिर इतनी करप्शन हो जाती है कि वो अपनी आवाम से भी छीनना शुरू कर देते हैं मज़े। जब मुसलमानों के खिलाफ अमेरिका ने 9/11 के बाद ब्रूटलाइजिंग एक्शन लिए, ड्रोन स्ट्राइक्स किए, अमेरिका ने सर्वेलेंस की, उनकी प्राइवेसी इन्वेड की पूरी दुनिया के अंदर, अब वो अपनी आवाम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकन सिटीज़न उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक से कत्ल किए। कानून के अब जो कानून आप दूसरे के लिए बनाते हो, फिर वो आपके लोगों में भी इवेंचुअली आता है। अमेरिकन लोग तब चुप थे, वो ना कुछ कर पाए अमेरिका के ज़ुल्म के खिलाफ। आज भी उनकी बूती-थूथी बंद है। कोशिश की है उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए, औकात कोई नहीं है। बटी हुई कौम है, एंटरटेनमेंट में, अपनी कंज़म्पशन में इन्वॉल्व्ड है और यही उनको सिला मिलेगा। जो ज़ुल्म अमेरिका और अमेरिका के एलाइज़ मुसलमानों के साथ करते रहे, अब उनके साथ घर पे होगा। और इसकी आपको मैं एक सिंपल मिसाल देता हूँ। अमेरिका ने रिसेंटली मेक्सिको के अंदर जो कार्टेल्स हैं, ड्रग कार्टेल्स जो मेक्सिको के बड़े गैंग्स हैं, बड़े आप एम्पायर्स कह लें, हुकूमती ही बल्कि वो, उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। ये डिस्टिंक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये वो ऐसी प्रोटोकॉल्स को एंगेज करती है अमेरिकन मिलिट्री के लिए और पेंटागन के लिए कि अब वो पोटेंशियली ड्रोन स्ट्राइक्स कर सकते हैं मेक्सिको के अंदर, अपने बॉर्डर के ऊपर, कार्टेल्स के खिलाफ। और कार्टेल्स जो कैलिफ़ोर्निया, टेक्सास और एरिज़ोना, मुख्तलिफ ऐसे स्टेट्स के अंदर, फ्लोरिडा के अंदर भी उनका अमल दखल है। तो क्या पोटेंशियली किसी टेररिस्ट पे कहीं पे भी ड्रोन स्ट्राइक हो सकती है? क्या आज हमारी ज़िंदगी में जीते जी हमारी जवानियों के अंदर आप देखेंगे कि अमेरिका अपनी ही सरज़मीन पर ड्रोन स्ट्राइक करेगा? और अगर ये हो गया, तो अमेरिकन अवाम अपनी खैर मनाए। तो बहरहाल इसकी और भी बहुत तफ़ासील मैंने यहाँ अपने रिसर्च में डाली हैं। मैं नहीं जाना चाह रहा, रोज़ा है और आप लोग रमज़ान में इसको देखेंगे, इबादत की रातें, शामें। फ़िलिस्तीनी भाइयों को, ईरान के भाइयों-बहनों को, यमन के भाइयों-बहनों को अपनी दुआओं में याद रखें, उम्मत की खैर के लिए दुआ करें। लेकिन यार ये सूरत-ए-हाल है।
अगर इसके अंदर भी आपके अंदर संजीदगी नहीं पैदा होती और आप अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी के एतबार से नहीं, ये 2 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, इज़राइल का सीज़फायर वायलेट करना, सबसे ख़तरनाक डे ऑफ बॉम्बिंग करना, यमन पे बॉम्बिंग करना और आपके पड़ोसी की ईरान को थ्रेटन करना अमेरिका का। अभी तक आपकी तरफ से कोई ऑफ़िशियल स्टेटमेंट नहीं आई। ये मेरा पॉइंट है। तो जब तक हम एक संजीदा मुल्क नहीं बनेंगे, द वर्ल्ड विल पास अस बाय। दुनिया इतनी स्पीड से एक वायलेंट कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है, इतनी स्पीड से नई धड़ी बंदी की तरफ जा रही है। वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है यार। गल्फ वॉर में राइटिंग ऑन द वॉल लिखी हुई थी 80s के अंदर, कुवैत वॉर के अंदर। हमें नहीं समझ आई तब, उसके बाद नहीं हमें समझ आई, 90s में नहीं समझ आई हमें, 2000s में समझ नहीं आई, हर लेवल पे हमें समझ नहीं आ रही। 2025 पे खड़े हुए हम, मुश्तलक सा शहीद होने पे खड़ी है यार। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने कब उनका बस चलता है, सुम्मा माज़अल्लाह, 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 सुम्मा माज़अल्लाह। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? अभी बीएलए का इतना बड़ा हमला हुआ है, इंडिया की सारी मीडिया, सोशल मीडिया, स्टेट मीडिया, सरकारी बंदे वो उछल-उछल के दीवारों पे टकरे मारेंगे, हमने किया, हमने किया, हमने किया। हम कह रहे हैं अफ़गानिस्तान ने किया। हम सिक्योरिटी काउंसिल में जाके कह रहे हैं अफ़गानिस्तान में किया। बहरहाल, अब पता नहीं अब ये सब इससे हम बैन-बून हो जाएँ या क्या हो जाए, मुझे कर तो दिया है रिकॉर्ड, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है, इंशाल्लाह रमज़ान की बरकत से अल्लाह खैर करेगा। तो आपका सुनने का बहुत शुक्रिया, दुआ करें और कुछ संजीदगी पैदा करें अपनी समझ में विद रिगार्ड्स टू दिस स्टफ। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।